हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो संडे का मॉक टेस्ट होता है ओली बोर्ड पर, उसका जो है कुछ क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जीके का है उसको हम सॉल्यूशन मतलब करने वाले हैं। और ये जो है हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि फीफा ने हाल ही में आगामी पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मेजबान देश के रूप में घोषित किया है। तो 2034 वाला जो विश्व कप होगा वो फीफा का, वो किस देश के अंदर में होगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा वो सऊदी अरब होगा। ठीक है। इससे पहले 2030 में जो होगा वो विश्व कप फीफा का, उसमें जो है 3 देश मेज़बान कंट्री है। ठीक है, 3 देश जो है वो मेज़बान कंट्री है। पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को। ये जो 2030 का जो होगा फुटबॉल विश्व कप, उसका मेज़बान कंट्री है पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को है। ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का जो स्थापना हुआ था वो 21 मई 1904 को हुआ था स्थापना। 21 मई 1904 को वो हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो पेरिस फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। फ्रांस पेरिस के अंदर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी नदी जो है वो केरल की जो है सबसे लंबी नदी है। तो केरल की जो सबसे लंबी नदी है वो पेरियार नदी है। पेरियार जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 244 किलोमीटर है। ठीक है। और यह जो केरल के अंदर जो है वो सुंदरमाला के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। केरल में जो सुंदरमाला के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। शिवगिरी पहाड़ी या चोटी जो भी बोल लें, शिवगिरी चोटी से निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गैस तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस अवस्था में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। जब गैस सीधे जो है द्रव अवस्था से गुजरे बिना डायरेक्ट जो है वो ठोस अवस्था में जाता है तो उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है। संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। और जब ठोस जो है, इसके ठीक विपरीत, ठोस जो है डायरेक्ट द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ऊर्ध्वापातन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन किस किस में होता है? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जो है वो CO2 के अंदर में जो है वो होता है। और संघनन की प्रक्रिया किस में होती है? संघनन की प्रक्रिया जो होता है, जैसे फ्रीज में रखा हुआ जो है पानी डायरेक्ट जो है वाष्प में बदल जाए तो वो संघनन प्रक्रिया के कारण होता है। या तो ठंडा रात के अंदर में पत्ता पर जो है ओस के रूप में जो है पानी का जमना, उसको वो भी एक संघनन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का सब क्लॉज जी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो अनुच्छेद 371 में जो है कुछ राज्यों के लिए
भारतीय संविधान जो है वो विशिष्ट प्रावधान मतलब किया है, ठीक है। 371 के अंदर में, आर्टिकल 371 में मतलब कुछ स्टेट है जिसके बारे में मतलब विशेष प्रावधान किया गया है। 371 के अंदर में जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र जो है इसके लिए जो है वो विशेष प्रावधान किया है, ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर में। इसका जो है टोटल 9 सब क्लॉज हैं। सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, ई, एफ, जी, एच और आई, ठीक है। सब क्लॉज ए के अंदर में जो है वो जो है नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। सब क्लॉज ए में नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। सब क्लॉज बी के अंदर में असम के बारे में जो है वो विशेष प्रावधान किया गया है। सब क्लॉज सी में मणिपुर के बारे में मणिपुर। सब क्लॉज डी के अंदर में आंध्र प्रदेश, सब क्लॉज डी में आंध्र प्रदेश और ई में भी आंध्र प्रदेश का कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज का जो है वो विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद एफ के अंदर में जो है वो सिक्किम स्टेट के बारे में बात किया गया है। सिक्किम स्टेट का प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान। और सब क्लॉज जी के अंदर में जो है वो मिजोरम और सब क्लॉज एच में अरुणाचल प्रदेश तथा आई में जो है वो गोवा। टोटल 371 आर्टिकल के अंदर में टोटल 9 सब क्लॉज हैं और एक आर्टिकल 371 है। ये 371 के अंदर में जो है वो कुछ स्टेट्स जो हैं जिनके बारे में भारतीय संविधान के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्पादन के कारक अगर व्यक्तिगत है तो उसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में उत्पादन के कारक जो हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो कारक होते हैं वो समाज अथवा जो है वो राज्य स्तर के जो हैं उत्पादन के कारक होते हैं, जिस पे गवर्नमेंट का जो है वो अधिकार होता है या वो एक तरीक़ा से जो है उत्पादन के कारक की तरह काम करते हैं, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है। पूंजीवादी और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्सचर होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लूकागोन मानव शरीर के लिए एक आवश्यक हार्मोन है जो कहाँ निर्मित होता है? तो बॉडी के अंदर में ग्लूकागोन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय के अंदर में होता है, ठीक है। अग्नाशय के अंदर में 2 हार्मोन्स बेसिकली जो है वो बनते हैं। पहला हार्मोन जो होता है ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है, और दूसरा हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो अल्फा कोशिका से निकलता है और ये जो है वो बीटा कोशिका से निकलता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये जो है इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन का जो है अत्यधिक सिक्रीशन से जो है बॉडी के अंदर में जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जो है उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और जो ग्लूकागोन अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावन होगा बॉडी के अंदर में तो उससे क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बंट शब्द का जो संबंध है वो बेसबॉल से है। किससे? बेसबॉल से है। और बेसबॉल के अंदर में टोटल प्लेयर जो होता है वो टोटल 9 प्लेयर होता है, ठीक है। बेसबॉल के अंदर में टोटल 9 प्लेयर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हर साल भारतीय नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 4 दिसंबर जो है वो 1971 से हुआ है। 4 दिसंबर 1971 से हुआ है। नौसेना दिवस मनाना जो शुरू हुआ है वो 4 दिसंबर 1971 से हुआ है। ठीक है, 4 दिसंबर 1971 से किया गया। ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो हमारे नौसेना के द्वारा जो है किया गया था और इसको के द्वारा जो है कराची जो है वो बंदरगाह को मतलब जीत लिया गया था। इसकी खुशी में जो है वो 4 दिसंबर 1971 से जो है वो क्या मनाया जाता है, तो हर साल जो है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प ज्वार भाटे के लिए एक प्रमुख कारण है। तो ज्वार भाटा के लिए एक प्रमुख जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय जो है वो बल के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो तीरंदाजी जो है वो राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी जो राष्ट्रीय खेल जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, बुल फाइटिंग है। ठीक है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। क्या है, कबड्डी कबड्डी है। ठीक है। और अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल के अंदर टोटल खिलाड़ी कितना होता है, तो 9 खिलाड़ी होता है। 9 खिलाड़ी होता है बेसबॉल के अंदर में, 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है संथाल विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह का जो बात है वो 1855-56 के अंदर में झारखंड, पलामू झारखंड वाला इलाका में हुआ था। पलामू झारखंड वाला इलाका में हुआ था। इसमें मेनली 4 भाई जो हैं वो 4 भाई मिलकर के जो है वो इस आंदोलन को मतलब नेतृत्व किया था। पहला चांद, दूसरा भैरव और तीसरा सिद्धू और चौथा जो है वो कानू। सिद्धू, कानू, चांद और भैरव 4 भाइयों मिलकर के जो है वह संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था 1855-56 के अंदर में। ठीक है, जो पलामू झारखंड वाला इलाका में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। अब जो है हाल ही में कुछ अपॉइंट हुए राज्यपाल का नाम याद कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि बिहार के अंदर में भी राज्यपाल चेंज हुए हैं, बिहार में भी राज्यपाल चेंज हुए हैं। उसके बाद उड़ीसा में भी राज्यपाल चेंज हुए हैं, उड़ीसा के अंदर में भी राज्यपाल चेंज हुए हैं। फिर मिजोरम में चेंज हुए हैं, मिजोरम में चेंज हुए हैं। और उसके बाद मणिपुर में भी चेंज हुए हैं, मणिपुर में भी चेंज हुए हैं। बिहार, उड़ीसा, मिजोरम और मणिपुर के अंदर में चेंज हुए हैं। बिहार के अंदर में जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। जो उड़ीसा के जो राज्यपाल बने हैं वो डॉक्टर हरि बाबू कामभामपति
डॉक्टर हरि बाबू कामभामपति, डॉक्टर हरि बाबू, हरि बाबू, हरि बाबू कामभामपति। ठीक है। मिजोरम के जो अंदर में बने हैं वो राज्यपाल नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह। ठीक है। और जो मणिपुर के अंदर में नए राज्यपाल अपॉइंट हुए उनका नाम है अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। और एक केरला के अंदर में भी नए राज्यपाल बने हैं, केरला के अंदर में जो बने हैं राज्यपाल वो बने हैं, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो नए राज्यपाल बने हैं। तो ये कुछ 4-5 स्टेट का जो है नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस रसायन को सामान्य रूप से जो है ब्लीच कहा जाता है? ब्लीच, किस रसायन को सामान्य रूप से जो है वो ब्लीच कहा जाता है? तो ब्लीच जो है वो किस रसायन को कहा जाता है? तो ब्लीच जो है वो सोडियम हाइपोक्लोरेट को बोला जाता है, सोडियम हाइपोक्लोरेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO। ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोरेट बोलते हैं। ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोरेट NaClO, हाइपोक्लोरेट NaClO को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोरेट। अब कुछ जो है रसायन और उसके जो है कॉमन नेम जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे एक है NaOH, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या बोलते हैं? इसका जो सामान्य नाम है वो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। इसको जो है केमिकल नाम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो है सामान्य नाम जो है या व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है NaOH का। ठीक है। जो अगला केमिकल कंपाउंड है उसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं उसको? सोडियम थायोसल्फेट। इसका फॉर्मूला जो होता है Na2SO3 × 5H2O, Na2SO3 इंटू जो है वो 5H2O। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट। या इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं? हाइपो। क्या बोलते हैं इसको? हाइपो बोला जाता है। ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO3 × 5H2O। एक और केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम होता है सोडियम सल्फेट और डेकाहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं ग्लोबर लवण या ग्लोबर साल्ट, ग्लोबर साल्ट या ग्लोबर लवण, जो भी बोलते हैं। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट NO2SO3 × 10H2O। इसमें था Na2SO3 × 5H2O, जिसको हाइपो बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। लेकिन इसमें है Na2SO3 × 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, जिसका जो है वो सामान्य नाम जो है उसको बोलते हैं ग्लोबर लवण या ग्लोबर साल्ट, ग्लोबर लवण या ग्लोबर साल्ट, ग्लोबर लवण। ठीक है। ग्लोबर लवण का फॉर्मूला होता है Na2SO3 × 10H2O। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो केमिकल कंपाउंड है उसका नाम भी देख लेते हैं। एक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। जिसको × 10H2O,
इंटू 10H2O। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O को क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। एक होता है खाने का सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, या इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं नाइटर केक, नाइटर केक, केक। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। नेक्स्ट जो केमिकल कंपाउंड है वो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसको बोलते हैं चिली साल्ट पीटर, इसका जो सामान्य नाम होता है चिली साल्ट पीटर। ठीक है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? चिली साल्ट पीटर होता है। जिप्सम का भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम। ठीक है, और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस। इसका फार्मूला होता है CuSO4 का होल 2 इंटू 12H2O। ठीक है, यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वह तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कावेरी नदी हो जाएगा। कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर में जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कोडंगू जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कोडुंगी जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और यह जो है तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद जो है कावेरी नदी के डेल्टा को कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का उद्यान कहा जाता है। ठीक है, और कावेरी नदी को जो है कावेरी नदी को जो है कावेरी नदी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, कावेरी नदी की जो डेल्टा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दक्षिण भारत का उद्यान, और कावेरी नदी को जो है तो वो दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और उसे का लगभग जो है वो कुल क्षेत्र का लगभग 75% है? तो ये एरिया वाइज भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, वन क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा एरिया वाइज सबसे ज़्यादा, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश।
जो कि 18वां जो वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट 18वीं जो वन रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो है वो जो 2023 में जारी किया गया था, उसके अनुसार जो है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट के अंदर में जो है वो कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण जो है वन एवं वृक्ष आवरण जो है वृक्ष आवरण जो है वो 8,27,356.95 356.95 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि पूरा जोग्राफिकल एरिया का 25.17% एरिया है। ठीक है। इसके अंदर में अगर इंडिविजुअल बात करें तो वन का जो एरिया है जिसमें जंगल फैला हुआ है, उसका जो वन आवरण जो है लगभग 7,42,342.61 किलोमीटर स्क्वायर में, जो कि परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 21.76% है। 21.76%। और जो वृक्ष का बात करते हैं, जो वृक्ष या पेड़ जिसको बोलते हैं, पेड़ पौधा जो है उसका जो है वो एरिया लगभग जो है 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में फैला हुआ है, जो लगभग 3.41% के अंदर में जो आता है। और साथ ही साथ झाड़ी जो है झाड़ी का बात करें तो झाड़ी जो है जो टोटल एरिया जो है 43,622.64 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 1.33% में फैला हुआ है। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।